हे गाइस, गुड आफ्टरनून। दिस इज आदित्य नाइक। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज आवर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये भी काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, इसमें बच्चों को दिक्कतें नहीं आती है, बहुत ईजी चैप्टर है। बस कुछ यहाँ पे फॉर्मूले, रिएक्शन के फॉर्मूले से उसको याद रख लीजिए और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको याद रख लीजिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको भी 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज है पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एसिड बेसिस और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। मैं यहाँ पे सिर्फ एसिड एंड बेसिस अभी पढ़ाऊंगा और सॉल्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसिड्स एंड बेसिस अभी पढ़ते हैं। तो व्हाट इज एसिड? तो एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट फर्निशेस H+ आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है ये तो आपको मैंने चैप्टर 1 में बता दिया था। तो अब पढ़ेंगे एसिड्स क्या है। एसिड ऐसे चीज़ें हैं, मतलब सब्सटेंसेस जो कि H+ आयन का मतलब है हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं और देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, और दे आर सॉर इन टेस्ट। सॉर मतलब खट्टे होते हैं। एसिड जो होते हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने केमिस्ट्री लैब में जाइए और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे अपने टंग पे डालिए और फिर खट्टा नहीं, आपका पूरा जीभ जल जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरली कुछ एसिड खट्टे होते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लेमन, नींबू खट्टा लगता है, उसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। और टैमरिंड को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, सॉरी। तो टैमरिंड भी खट्टा होता है, उसमें भी टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए वो भी खट्टा होता है। ठीक है, दे आर सॉर इन टेस्ट और दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, बताऊंगा इंडिकेटर में जब आएंगे। तो एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ब्लू कलर के लिटमस का कलर चेंज करके रेड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड का डेफिनेशन क्या हुआ? Substances that furnishes H+ यानी कि हाइड्रोनियम आयंस in their aqueous solution. Substances they are which are sour in taste and converts blue litmus to red. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एसिड लेते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों एसिड आपके स्कूल की केमिस्ट्री लैब में मौजूद रहते हैं। ठीक है, और जैसे CH3COOH ये आपके घर में भी रहते हैं, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। ठीक है, ये शायद ठीक है, ये एसिटिक एसिड है। फिर ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जैसे साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, और फिर ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है, और फिर मिथानोइक एसिड, और जो एंट होता है ना, आंट, चिट्टी जब हम उनको काटते हैं तो ये थोड़ा सा हमें मतलब खुजली टाइप का इरिटेशन होता है, इचिंग होता है, तो वो भी एसिड की वजह से ही है। चिट्टी के जो आंट और नीटल होते हैं उनके स्टिंग में, यानी जो काटते हैं, वो एक एसिड हमारे स्किन पे इंजेक्ट करते हैं, उस एसिड को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? एसिड के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर द एसिड्स दैट डिसोसिएट्स इनटू H+ आयंस कंप्लीटली, यानी कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं और आयोनाइज हो जाते हैं और H+ आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं, पूरी कंप्लीटली डिसोसिएट होकर। जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आर द मोस्ट 2 फेमस एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, 10th क्लास के हिसाब से। फिर वीक एसिड्स क्या होता है? which do not dissociate into H+ ions completely, जो completely dissociate नहीं होता, यानी कि partially dissociate होते हैं और H+ ions produce करते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है weak acids। ठीक है, ये गए एसिड्स के बारे में कुछ चीज़ें। और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है HCl, H2SO4, और वीक एसिड जैसे है CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, CH2O2 यानी कि ये शायद CH2O2 ये टार्टरिक एसिड है शायद। ठीक है, फिर आंटसिंग जो फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सब वीक एसिड्स हैं जो कि हमें कंप्लीट मतलब ज़्यादा हार्म पहुंचाते नहीं है, वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो बहुत ही डेंजरस होते हैं, जैसे कि H2SO4, अगर H2SO4 को डायरेक्टली आप एक वुडन ब्लॉक के ऊपर डाल दोगे तो वुडन ब्लॉक हो सकता है जल जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं बेसिस के ऊपर। तो बेसिस क्या है? तो पहले बेसिस आर द सब्सटेंसेस दैट फर्निशेस OH- आयंस। OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस। एसिड क्या करते थे? H+ यानी हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते थे। बेस क्या करते हैं? OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं अपने एक्टिव सॉल्यूशन में। ठीक है, और दे आर बीटर इन टेस्ट। बीटर इन टेस्ट मतलब बीटर लगते हैं टेस्ट में। एसिड क्या लगते थे? सोर लगते, खट्टे लगते थे, और बेसिस क्या लगते हैं हमें टेस्ट में? बीटर लगते हैं। और टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस एसिड क्या करते थे? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते थे, और बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस के कलर चेंज करके उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस। बेसिस के भी दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है? सेम है, द बेसिस व्हिच आयोनाइजेस कंप्लीटली टू गिव OH- आयंस।
जैसे एसिड में होता था कि कंप्लीटली डिसोसिएट होके एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट होके। सिमिलरली अगर बेसिस में क्या होता है, आयोनाइजेस कंप्लीटली आयोनाइज होके अगर OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं तो उनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जाम्पल सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस क्या होता है, जो कि आयोनाइजेस पार्शियली, यानी पार्शियली आयोनाइज होते हैं टू गिव OH माइनस आयंस, यानी हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं लेकिन पार्शियली करते हैं, कंप्लीटली नहीं होता है। तो जो पार्शियली होता है उनको बोलते हैं वीक बेसिस, ठीक है। एग्जाम्पल है कॉपर हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, ठीक है। और एसिड्स और बेसिस का एक कॉमन प्रॉपर्टी है, यानी कि बोथ एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी विद देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि एसिड और बेसिस उनके एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में जब होते हैं प्रेजेंट, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते रहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर फ्री आयंस, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज आवर इंडिकेटर्स। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आवर इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे कि मैंने पकड़ लिया लेमन ले लिया, लेमन वाटर ले लिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि टेस्ट कर लोगे, वो अगर खट्टा होगा तो वो एसिड होगा, अगर बीटर टेस्ट देगा तो वो बेस होगा। ये नॉर्मल चीज़ है, जैसे लेमन वाटर हो गया, आंवला हो गया, हम इसको टेस्ट करके बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, उनको तो हम ऐसे अपने टॉन्ग में ऐसे करके डाल नहीं सकते ना, हमारा पूरा जबान जो है वो नीचे गिर जाएगा जल के, उसको तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक हमारा इंडिकेटर नाम का एक चीज साइंटिस्ट लोगों ने निकाला। इंडिकेटर्स जो होते हैं दे आर द substances that changes their color and smell in different things। यानी कि अलग अलग चीज़ों पे ये जो इंडिकेटर नाम का जो चीज़ है वो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस में क्या करता है, अपना स्मेल और कलर चेंज करता रहता है। फिर हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये एसिड है या फिर बेस है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं लिटमस का। लिटमस क्या है, एक प्लांट है लाइकेन नाम का प्लांट, उसमें से लाइकेन नाम के प्लांट से लिटमस पेपर हम बनाते हैं। वो कुछ पेपर टाइप का पतला पतला पेपर होता है, उसको आप अगर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूशन में ऐसे डुबो के रखोगे तो अपना कलर चेंज कर देगा। अगर एसिड होगा तो ब्लू लिटमस क्या होगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बेस होगा तो वो रेड लिटमस क्या होगा, अपना कलर चेंज करके ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये का लिटमस। और ऐसे भी बहुत सारे टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मेनली यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए, और फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गए, और फिर हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गए। ये सारे एग्जांपल्स आप किताब में दिया है एनसीईआरटी में, आप उसको याद रख लीजिएगा, एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स यानी जो प्लांट हमें नेचर से मिलता है, ठीक है। जैसे कि लाइकेन हो गया, लाइकेन एक प्लांट है तो वो नेचुरल है, तो हम नेचुरल इंडिकेटर में ये चला गया। ऑल्फैक्टरी मतलब जो उसका स्मेल चेंज कर देता है एसिड और बेसिस के सॉल्यूशन हो या फिर कोई भी चीज हो, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज, अगर वो एसिडिक हो या फिर बेसिक हो, उसमें अपना स्मेल चेंज करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल क्लोव ऑयल हो गया और अनियन हो गया, जो प्याज होता है ना घर में, वो भी अपना एसिड में डिफरेंट स्मेल देता है और बेस में डिफरेंट स्मेल देता है। क्लोव ऑयल ले लो, क्लोव ऑयल पता है ना, क्लोव क्या होता है, CLOV। उसका जो ऑयल होता है उसको अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में, अगर कोई भी एसिडिक चीज में उसको मतलब ऐड करोगे तो वो क्या करेगा, अपना स्मेल को रिटेन करेगा, यानी सेम स्मेल, यानी जो पहले जो क्लोव ऑयल का स्मेल रहता था सेम स्मेल देगा। अगर आप उसको बेस में मतलब ऐसे बेस में कनेक्ट, सपोज बेस का कोई बेसिक सब्सटेंस है, उसमें आप क्लोव ऑयल को डालोगे तो वो क्या करेगा, अपना स्मेल को लूज कर देगा, ठीक है। उसको जो अपना स्मेल चेंज करते रहते हैं उनको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, नेचुरल इंडिकेटर का एक नेचुरल में भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि ओनियन ऑयल हो गया, वैनिला एसेंस हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ये सब नेचुरल ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। और नेचुरल इंडिकेटर्स में होते हैं टर्मरिक भी आता है, टर्मरिक भी अपना कलर चेंज करता रहता है एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस में। और फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब जो हम खुद बनाते हैं, जैसे फेनोल्फथालीन हो गया या फिर
हमारा क्या बोलते हैं तो उसको मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों भी अपने कलर चेंज करते हैं एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो ये जो किताब में होगा आप उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे दिया कि इंडिकेटर्स क्या है और फिर कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल होता है, ऑल्फैक्टरी होता है, सिंथेटिक होता है, ठीक है। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज आवर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये तो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए, कलर चेंज करते हैं या फिर टेस्ट में कैसे हैं, ये तो फिजिकल चेंजेस हो प्रॉपर्टीज हो गए। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला जो प्रॉपर्टी है हमारा, पहला प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल्स। यानी किसी भी मेटल के साथ अगर हम एसिड या फिर बेस को रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एसिड प्लस मेटल, यानी कि मेटल के साथ एसिड के साथ अगर मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। सिमिलरली अगर हम बेस के साथ मेटल्स को रिएक्ट करवाएंगे तो ये भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एसिड का एक एग्जांपल है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मेटल में लेते हैं जिंक मेटल, ठीक है, Zn। ये क्या हमें देगा, ये हमें देगा ZnCl2, ये एक सॉल्ट है ZnCl2 प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाएगा, H2 गैस लिबरेट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर बेस में सपोज एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लेते हैं 2NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को अगर हम सिमिलरली जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें देगा Na2ZnO2 प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। ये जो Na2ZnO2 है ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप याद रखिएगा स्टार मार्क करके। एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शंस ब्लू कलर में देते हैं केमिस्ट्री के वो सब इंपॉर्टेंट है और आप सबको वो सारे जो रिएक्शंस है उसको याद रखना है पूरे कंप्लीटली। उसके ये क्या है, एक्वियस सॉलिड स्टेट के साथ याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, बेस प्लस मेटल भी हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में अगर जिंक मेटल को ऐड करते हैं तो वो हमें देता है Na2ZnO2। ये जो Na2ZnO2 है इसका नाम है, केमिकल नेम है सोडियम जिंकेट, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस क्या है, लिबरेट हो रहा है यहाँ पे। और ये जिंक क्लोराइड ये भी एक सॉल्ट है, ये सोडियम जिंकेट भी एक सॉल्ट है, ठीक है। तो देखा यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, यानी कि रिएक्शन अगर हम एसिड और बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा फॉर्मेशन क्या होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है यानी प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैसे टेस्ट किया जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गैस फॉर्म हो रहा है यानी इवोल्व हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस है या फिर और कौन सा गैस है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कैसे टेस्ट होगा, हम क्या करेंगे, बाय ब्रिंगिंग a burning candle near the gas, it will burn with pop sound। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, बेस और मेटल को दोनों को रिएक्ट करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक को मेटल को जब रिएक्ट करवाया तो हमारे यहाँ पे फॉर्म क्या हुआ, सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ, उसके साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। हमें किसे पता चलेगा कि ये गैस हाइड्रोजन है, तो ये जो गैस इवॉल्व हो रहा है उसी गैस के पास आप ऐसे क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में से फॉर्मेशन होगा ऐसे, और टेस्ट ट्यूब से जब रिएक्शन होने के बाद धुआं निकलेगा, उस धुआं के पास अगर आप ऐसे बर्निंग कैंडल, सपोज ये बर्निंग कैंडल है, टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास ऐसे लाएंगे तो जो गैस निकल रहा होगा वो पॉप साउंड से पॉप होके साउंड होके जलेगा वो, तो पॉप साउंड होके जलता है तो उसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रेजेंट यानी कि लिबरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये का पहला केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेसिस विथ मेटल्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर।
तो हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस with metal carbonate and metal bicarbonates यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। पहला जो केस है दैट इज आवर एसिड प्लस मेटल, एसिड्स प्लस मेटल कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो। तो एसिड के साथ जब हम मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें देगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पे लिबरेट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और मेटल के साथ अगर सिर्फ एसिड और बेसिस को रिएक्ट करते थे तो वो फॉर्म होता था सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अगर रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो फॉर्म होगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, मेटल बाइकार्बोनेट पहले लेते हैं, सॉरी एसिड पहले लेते हैं, यानी कि क्या लेंगे, कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, हाँ 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब पहले मेटल कार्बोनेट को यूज करते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं, यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये एक मेटल कार्बोनेट है। तो ये क्या हमें देगा, ये हमें देगा, पहले देगा सॉल्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पे फॉर्म होगा 2NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, फिर H2O फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये लिबरेट होगा, ठीक है, ऊपर चल जाएगा, मतलब उड़ जाएगा, इवॉल्व होगा। ये गया मेटल, जब एसिड के साथ हमने मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट किया तब हमें ये सॉल्ट फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ, ठीक है। अब मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करेंगे यानी कि HCl प्लस मेटल बाइकार्बोनेट का एग्जांपल है Na2HCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट सेम होते हैं। तो यहाँ पे HCl एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे फॉर्म हुआ NaCl, सॉरी यहाँ पे Na2 नहीं हुआ, NaHCO3 डायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे फॉर्म हुआ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म हुआ, फिर H2O वाटर फॉर्म हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये है मेटल एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी इवॉल्व होगा। जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन के लिए टेस्ट था, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही फॉर्म होता है। तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए भी एक टेस्ट है, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो टेस्ट क्या है, वो टेस्ट ये है कि लाइम वाटर, वो जो गैस इवॉल्व हो रहा है उसको लाइम वाटर से रिएक्ट करेंगे, लाइम वाटर प्लस वो जो गैस फॉर्म होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या फॉर्म होगा, वो जो सब्सटेंस फॉर्म होगा, यानी कि लाइम वाटर और सब्सटेंस फॉर्म होगा, वो जो सब्सटेंस फॉर्म होगा टर्न्स मिल्की, यानी कि वो सब्सटेंस मिल्की टच होगा। अगर आप उसको टच करोगे तो वो मिल्की जैसा लगेगा। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ। लाइम वाटर का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है इसी के वजह से यहाँ पे मिल्की लगेगा। मिल्की मतलब कुछ मिल्की जैसे सोपी टच में लगता है ना, वैसे एक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन के लिए टेस्ट है। अगर
वो जो चीज़ गैस निकल रहा है उसको अगर हम लाइम वाटर से पास करवाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा जो यहाँ पे वो सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की, ठीक है। तो ये गया टेस्ट। फिर आते हैं तीसरे केमिकल प्रॉपर्टी, थर्ड, यानी कि रिएक्शन ऑफ एसिड। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ बेस। तो रिएक्शन ऑफ बेस में क्या देखेंगे, बेस, किसी भी बेस में अगर आप मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट को आप रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन, ठीक है। यानी कि बेस के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो चलते हैं इसके आखिरी टॉपिक के ऊपर, आखिरी केमिकल रिएक्शन के ऊपर। और हाँ, मैं आपको क्या करता हूँ ना कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट्स है वही पढ़ाता हूँ। पूरे एनसीईआरटी को मैं पढ़ाता नहीं हूँ यहाँ पे, सिर्फ जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि कई सारे पॉइंट जो है मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये आप मत सोचिएगा कि मैं इनको जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। आप मेरे को नहीं आता तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं बस आपको उन्हीं चीज़ों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के ऊपर। जो हमारा थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज एसिड्स प्लस मेटल ऑक्साइड्स। यानी कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड व्हाट दे गिव्स अस, तो वो क्या फॉर्म करते हैं। तो अगर एसिड के साथ कोई भी मेटल ऑक्साइड यहाँ पे रिएक्ट करता है तो वो हमें देता है सॉल्ट और वाटर, ठीक है। सॉल्ट और वाटर यहाँ पे फॉर्म होता है एसिड के साथ जब भी कोई मेटल ऑक्साइड को हम रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, एक एसिड ले लेते हैं, सपोज मेटल ऑक्साइड लेते हैं पहले कॉपर ऑक्साइड CuO, और एक एसिड लेते हैं यहाँ पे HCl, तो ये हमें क्या देगा, सॉल्ट देगा CuCl2, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, CuCl2 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे एसिड मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड है, गिव्स राइज टू सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये थे 3 इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज आवर pH। नेक्स्ट टॉपिक है pH। इसका pH जो है, pH एक स्केल है, टाइप ऑफ स्केल, जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं ना, एक 15 सेंटीमीटर का स्केल, 30 सेंटीमीटर का स्केल, सो केमिस्ट्री में भी एसिड और बेसिस को मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल है, तो उसको हम बोलते हैं pH स्केल, ठीक है। तो pH स्केल का डेफिनेशन है, इट इज अ स्केल used to measure the acidic, या फिर डायरेक्टली आप लिखो द स्केल यूज्ड टू मेजर द H प्लस एंड OH माइनस और OH माइनस concentration ऑफ एनी सब्सटेंस। क्या है इसका मतलब, यानी कि जैसे हमें पता चला कि हाइट हम किससे नापते हैं, सेंटीमीटर में, बेसिकली तो हम फीट और इंचेस में नापते हैं। जैसे कि मेरा हाइट है 6 फीट 1 इंच से थोड़ा सा कम, यानी कि, और सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करो तो ये आता है 180.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से हाइट को हम ऐसे मापते हैं। वेट को हम मापते हैं किलोग्राम्स में। एक्चुअली वेट को किस में नापते हैं, वेट को नापते हैं न्यूटन्स में, हम मास को नापते हैं किलोग्राम्स में। ये आपका 9th स्टैंडर्ड का ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बता थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया आपको, ठीक है। तो वेट को हम जैसे न्यूटन में मापते हैं, लेकिन जनरली हम लोग बोलते हैं कि आप मेरा वेट है 55 किलो, मेरा वेट है 60 किलो, लेकिन वो किलोज में नहीं होता, वो न्यूटन्स में होता है, क्योंकि हम धरती पे खड़े हैं। धरती में हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। उसके साथ अगर हमारा मास को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा वेट निकलता है, जो कि हम बोलते हैं 65 kgs, वो गलत है। तो मेरा वेट, सपोज मेरा वेट है, सपोज अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स में आ जाते हैं पहले, तो अगर मेरा वेट है, मैं बोलता हूँ कि मेरा वेट जो है दैट इज 60 किलोग्राम्स, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है।
मेरा वेट है 60 किलोग्राम्स, पर एक्चुअली में वो 60 किलोग्राम्स नहीं है। मेरा वेट कितना है, वो जो 60 बोला वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, दैट इज 60 न्यूटन्स होगा, ठीक है। लेकिन मेरा एक्चुअल मास कितना है, मास मतलब मेरे बॉडी में जो चीज़ें हैं मेरे, उसका मास कितना होता है। मास यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ बॉडी, ठीक है। तो मेरे अंदर कितने अमाउंट के सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला है m इंटू जी इज इक्वल्स टू वेट। यानी मेरा वेट सपोज मान लेते 60 और स्मॉल जी को मान लेते हैं 10, तो 60/10 करने से कितना होता है 6, तो मेरा एक्चुअल मास 6 किलोग्राम से यहाँ पे होता है, ठीक है। आपको हंसी आएगा लेकिन ओरिजिनल में ये एक्चुअल मैथमेटिक्स ऐसे होता है। मेरा मास है 6 किलोग्राम्स, पर मैं अर्थ में खड़ा हूँ इसीलिए मेरा वेट है 60 न्यूटन्स, पर एक्चुअली मेरा वेट 60 किलोग्राम्स नहीं है, ठीक है। लेकिन हम सब इसको ऐसे ही, ये एक सदियों से चला आ रहा है, तो जनरली कंसिडर करते हैं कि मेरा वेट है 60 किलोग्राम्स, इसका वेट है 90 किलोग्राम्स ऐसे। लेकिन मेरा एक्चुअल मास है, जो मेरा बॉडी का जो सब्सटेंस मेरा बॉडी में है उनका एक्चुअल मास है 6 किलोग्राम्स, ठीक है। 6 नहीं होगा, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि 9.8 से डिवाइड करना चाहिए था, हमने 10 पकड़ के अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दिया। एक्चुअल वेट मेरा 60 नहीं है, मेरा 63 के आसपास है, ठीक है। तो फिर चलते हैं पीएच स्केल में आ जाता है। तो पीएच स्केल is a kind of scale which is used to measure the H plus or OH minus concentration present in any solid substance। यानी कि कोई भी सब्सटेंस में कितने हाइड्रोनियम आयंस के कॉन्सेंट्रेशन है या फिर कितने हाइड्रोक्साइड आयंस के कॉन्सेंट्रेशन है, उसको नापने के लिए एक स्केल बना है, उसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। तो H प्लस ये नाप के हमें क्या मिलेगा, अगर H प्लस आयंस ज्यादा है तो उसका नेचर होगा एसिडिक, अगर H प्लस आयन कम है तो वो होगा, अगर H प्लस आयंस बहुत कम है तो वो होगा वीक एसिड्स, ठीक है। अगर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका मतलब है वो एक बेसिक सब्सटेंस है, बेसिक नेचर है, ठीक है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो चलते हैं इसको, ये जो स्केल है इसका रीडिंग जो है वो कुछ 0 से लेके 14 तक है। ये स्केल ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 14 पे एंड होता है, ठीक है। और इसके बीच में सेंटर में ठीक बीच में आता है एक नंबर दैट इज 7। ये जो 7 चीज है, ये 7 जो है दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है, न्यूट्रल का मतलब है नेइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। यानी कि ये 7, अगर किसी का जो स्केल है नापते नापते अगर 7 पे रुक गया है उसका कांटा, तो इसका मतलब है वो ना ही एसिड है ना ही बेस है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। अगर हम 7 से आगे जाएंगे, इस तरफ आएंगे, 7 से 14 तक जाएंगे, 7 से 14 के टुवर्ड्स 14 हम जाते हैं, 7 से लेके 0 से नहीं, 7 से लेके 14 तक अगर जाते हैं तो इसका मतलब है बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर जो है इसका इंक्रीज होता रहता है। अगर 7 से हम 0 की तरफ आएंगे यानी लेफ्ट साइड में आएंगे, 7 से 0 के टुवर्ड्स आएंगे, तो इसका मतलब है एसिडिक नेचर, एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर बढ़ता है। अगर सपोज मैं मान लेता हूँ 3 है, 3 एसिडिक है, अगर 7 और 14 के बीच में नंबर ले लेते हैं 10, तो 10 बेसिक है, ठीक है। और 7 के जस्ट पास अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पे 6.9 होता है तो वो वेरी, उसका जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, वेरी वीक होगा, यानी कि वीक एसिड होगा, क्योंकि 7 से जस्ट पास में है। और 7 तो न्यूट्रल, 7 के जस्ट पास यानी थोड़ा सा एसिडिक होगा, और 7 के जस्ट पास अगर इस तरफ लें तो 7.5 मान लेते हैं, तो ये भी जस्ट थोड़ा सा बेसिक होगा। अगर 7 से बहुत आगे चले जाएं तो वो बेसिक हो जाएगा 14 तक, अगर 7 से पीछे आ जाए 0 तक वो एसिडिक हो जाएगा। अगर आप लोग कोई भी चीज़ का 0 में आके रुक जाएगा पीएच, तो उसका मतलब क्या है, यानी कि वो हाईली एसिडिक इन नेचर होगा 0 पे। अगर 14 पे रुकेगा तो वो हाईली बेसिक होगा नेचर पे, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो पीएच उनका जो है 0 से लेके 2-3 के बीच में कुछ रहता होगा, इस प्रकार से। और स्ट्रॉन्ग बेसिस 14 के आसपास रहते हैं, ठीक है। तो ये गया एसिडिक कहाँ से कहाँ तक होता है, बेसिक कहाँ से कहाँ तक होता है, न्यूट्रल क्या होता है, ठीक है। फिर आते हैं यूज, और एक बात यहाँ पे, ये जो पीएच में जो ये पी वर्ड है ना, इसका मतलब है पोटेंज, POTENTZ, पोटेंज। पोटेंज का मतलब है, ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है पावर, ठीक है। तो पीएच के लिए में जो पी है उसका मतलब है पोटेंज, उसका मतलब है पावर। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज आवर pH in everyday life, pH in everyday life। तो पहला एग्जांपल है यहाँ पे एसिड रेन का, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है एसिड रेन। एसिड रेन यानी कि अगर रेन वाटर जो ऊपर से गिर रहा है उसको आप टेस्ट कीजिए, पीएच स्केल में नापिए, अगर उसका जो वैल्यू है, पीएच का वैल्यू अगर 5.6 से लेस आ रहा है
तो वो उसको बोलेंगे, उस रेन को बोलेंगे एसिड रेन, ठीक है। यानी कि 5.6 से अगर नीचे छोटा होगा रेन का पीएच वैल्यू तो वो एसिड रेन हो जाएगा। अगर आप बोलोगे 5.6 से बड़ा हो जाएगा, अगर 7 से बड़ा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे बेसिक रेन, ठीक है। लेकिन अभी एसिड रेन फिलहाल क्या है, 5.6 से उसका पीएच छोटा होगा। फिर सेकेंड जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हमारा बॉडी का जो हमारा स्टमक है, स्टमक में क्या होता है, बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। स्टमक में HCl नाम का एक एसिड सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके वजह से हमारे स्टमक का जो पीएच है वो कुछ 1.5 से लेकर 3 के बीच में लाई करता है। पीएच ऑफ स्टमक हमारा पेट का पीएच वैल्यू 1.5 से 3 के बीच में आता है। फिर तीसरा जो एग्जांपल है दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, ठीक है। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं टूथ डीके का। अगर माउथ का जो पीएच है ये अगर 5.5 से छोटा होता है यानी कि कम होता है तो उसी केस में हमारा टूथ डीके होता है। बोलते हैं ना दांत खराब हो गया, किस लिए खराब हो गया, बोलते ज़्यादा चॉकलेट खा लिया, फिर ज़्यादा कुछ मीठे खा लिए तो दांत खराब होता है। इसका एक्चुअल रीजन है, अगर माउथ का पीएच, आपके माउथ का पीएच, अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम है तो इसका मतलब आपका टूथ डीके होगा, यानी दांत खराब होंगे। अगर एसिड रेन वाटर जो है उसका पीएच अगर 5.6 से कम होगा तो वह एसिड रेन कहलाया जाएगा। अगर हमारा जो पेट है पेट का जो पीएच है, स्टमक का पीएच, वो 1.5 से लेकर 3 के बीच में रहता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ HCl क्या है, हाईली एसिडिक यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl उसका जो एसिडिक नेचर है वो बहुत हाई होता है, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो इसके वजह से 1.5 से 3 के बीच में रहता है, देखा 0 के बहुत पास है, यानी कि हाईली एसिडिक हो, ठीक है। फिर होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एसिड और बेसिस के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। और टूथ डीके हो गया, टूथ डीके यानी माउथ का पीएच जब 5.5 से छोटा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं टूथ डीके होता है, ठीक है। हमने अब तक यहाँ तक पढ़ लिया, तो यहाँ पे हम हमारा पार्ट 1 का करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट्स के बारे में, हमने एसिड और बेसिस को अब पढ़ लिया पार्ट 1 में, और पार्ट 2 जब आएगा उसमें पूरे सॉल्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे, निपटा लेंगे। तो आई होप ये आपको बहुत ही सिंपल वे में मैं बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप बस इतना ही पढ़ के जाइए, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके चैप्टर खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन लाने को ट्राई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।